हेलो स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। एनवायरनमेंट में कल हमने स्टार्ट किया था और आज हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम क्लासीफाइड करते हैं। एक हमने जैसे बोल दिया ऑटो इकोलॉजी, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इकोलॉजी को ऑटो इकोलॉजी और आपका ये सिन इकोलॉजी। ठीक, ये मतलब आपका हिंदी में इसको बोल देते हैं स्वपारिस्थितिकी। हिंदी शब्द का क्या हो गया आपका ये स्वपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। और इसको हिंदी में हम बोल देते हैं ये समपारिस्थितिकी। ये क्या हो गया आपका समपारिस्थितिकी। ठीक है, तो खैर मतलब नहीं है इससे, मैं इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखता है यहाँ पर। तो हमने बोला ऑटो इकोलॉजी। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि कोई भी जीव और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन एनी ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं इकोलॉजी। अब यहाँ पे ऑटो इकोलॉजी बोलने का मतलब क्या हो गया कि किसी एक जाति, मतलब कोई एक स्पीसीज है, ये क्या हो गया आपका, कोई एक स्पीसीज है, कोई एक जाति, वो अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, तो उसके मध्य संबंधों का यदि अपन अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। कोई भी एक स्पीसीज, कि भाई मान लीजिए हम बोल देते हैं नीम का पेड़, नीम के पेड़ में भी अलग अलग वैरायटी होती है, तो नीम की एक स्पीसीज, या पीपल एक स्पीसीज है, तो पीपल की स्पीसीज या नीम की स्पीसीज, या हम बोल दें आपका मानव एक जाति, मानव एक स्पीसीज है, वो अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, मतलब कोई एक स्पीसीज अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, उसको यदि अपन अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन एनी वन स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब कोई एक जाति अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, इसको यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विभिन्न जातियाँ बोलते मतलब ओवरऑल सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, विभिन्न जातियाँ मतलब बोलने का ऑल ओवर जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, शेर, चीता, भालू, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, मानव, पीपल, बरगद, नीम, ये सभी अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो उसको यदि अपन अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिन इकोलॉजी। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए ध्यान रखना, सिंगल स्पीसीज, एनी वन स्पीसीज, और ये मोर देन वन स्पीसीज, मतलब एक से अधिक जातियाँ अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो इस संबंध को यदि अपन अध्ययन कर रहे हैं तो सिन इकोलॉजी है, और एक स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपका, ऑटो इकोलॉजी है। अभी जो सिन इकोलॉजी है, सिन इकोलॉजी में अपने को मिलेगा, इसका 4 कैटेगरीज अपने को पढ़ने को मिलती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी, और ये आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी। अपने को कुछ नहीं करना है, केवल अपने को समझना है कि भाई ये पॉपुलेशन क्या चीज़ है। देखो पॉपुलेशन क्या है, ध्यान रखना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में विद्यमान विभिन्न जातियों की संख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, विभिन्न जातियों की संख्या मतलब एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब भाई जैसे हम बोले, मान लीजिए हम बोल देते हैं मानव के बारे में हम बात करते हैं, या अपन डॉग के बारे में बात करते हैं, तो भाई डॉग की कई प्रजातियां हैं अपने को, कोई अल्सेशियन है, कोई बुलडॉग है, तो पूरे के पूरे जो डॉग की पॉपुलेशन है वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है। या मानव की हम बात करें, मानव भी 3 प्रजातियों में वर्गीकृत है, मालूम होगा आपको कि भाई जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है उसको निग्रॉइड बोलते हैं, निग्रो बोलते हैं, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसको काकेशियाई कहा जाता है, और हम लोग क्या है, मंगोलाइड हैं। तो मानव की जो प्रजातियां हैं वो 3 भागों में बटी हुई है, मंगोलाइड है, निग्रॉइड है, और आपका काकेसाइड जो यूरोपियन पॉपुलेशन होती है। तो ये जो मानव जनसंख्या है ये अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्पीसीज की बात हुई थी, और यहाँ पर मानव की कई प्रजातियाँ हो गई, डॉग की कई प्रजातियाँ हो गई, लायन की कई प्रजातियाँ हो गई, कोई बब्बर शेर है तो कोई एशियाटिक लायन है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ अपने को, तो वो कैसे प्रभावित कर रहे हैं अपने पर्यावरण को, तो हम क्या बोलते हैं, उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। पॉपुलेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन वही है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विद्यमान जनसंख्या। भाई नॉर्मली अपन देखते हैं ना, भाई हमारे देश में जनगणना कितने साल में, 10 साल में जनगणना। कहाँ की जनगणना, मध्य प्रदेश की जनगणना, भारत की जनगणना। ठीक,
आपका झारखंड की जनगणना, पश्चिम बंगाल की, तो ये सब क्या हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम में जो पॉपुलेशन है उसको अपन काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये हुआ कि आपका पॉपुलेशन की हमने बात किया, तो कोई पॉपुलेशन अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, इस संबंध को यदि अपन अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाएगा। कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी इससे थोड़ा सा ब्रॉड है। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्योर पॉपुलेशन की बात होती है कि हमने बोल दिया डॉग, जितने भी प्रकार के डॉग हैं, जितने भी प्रकार के मानव हैं, जितने भी प्रकार की कैट हैं, जितने भी प्रकार की बिल्ली हैं, ठीक है, ये मतलब एक प्योर पॉपुलेशन अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है। और जब अपन कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में क्या हो जाता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त जीव जंतुओं की जनसंख्या, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने काउंट किया क्या, प्योर पॉपुलेशन कि जितनी भी कैट है या जितने भी डॉग हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी बोलने का मतलब क्या है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त जीवों की जनसंख्या, मतलब यहाँ पर हम क्या है कि फ्लोरा और फाना दोनों को काउंट करते हैं। इसमें किसको काउंट करते हैं अपन, फ्लोरा एंड फाना, कि भाई एक स्पेसिफिक, मान लीजिए मैं बोल दिया आपका अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं या जितने भी प्रकार के एनिमल हैं, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको मिला करके क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। तो एक कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है, इसको यदि अपन अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, पॉपुलेशन में भी सेम वही है, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम, बट प्योर पॉपुलेशन, प्योर नंबर, शुद्ध जनसंख्या, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम में प्रेजेंट है, वो अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसको यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये हुआ कम्युनिटी इकोलॉजी हुआ। उसके बाद फिर क्या आता है आपका बायोम। बायोम आगे चल के हमको डिटेल पढ़ना है, ध्यान देना। ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या आपका जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पूरा अपन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। कम्युनिटी, कम्युनिटी आगे चल के हो सकता है कहीं पर ना है, कम्युनिटी यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन जो बायोम है, बायोम अपने को पूरा आगे चल के क्लासीफाइड करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी है तो इसके जो फ्लोरा एंड फाना है, फ्लोरा मतलब क्या हो गया आपका प्लांट, और फाना का मतलब क्या हो गया आपका एनिमल। मतलब ये जो हमारी पूरी पृथ्वी में फ्लोरा और फाना है, इनको समुद्र सतह से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ये सब के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। किस किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है ध्यान देना। बायो अभी आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। क्या चीज़ आपका एल्टीट्यूड, क्या हो गया आपका ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं ना उच्चावच, मतलब कोई स्थान समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, उच्चावच। और आपका क्या ये टेम्परेचर, ठीक। उसका आपका अक्षांशीय स्थिति, देशांतर स्थिति, मतलब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, लेटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट के बेस पर पूरे जो फ्लोरा और फौना अर्थ में हैं उनको 4 बायोम में क्लासिफाइड किया गया है। 4 बायोम हम आगे चल के पढ़ेंगे। पहले आपने कभी नाम सुना होगा, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, टेम्परेट बायोम और आपका ट्रॉपिकल बायोम। ये 4 प्रकार के बायोम हैं पूरे पृथ्वी में। तो कोई बायोम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है, भाई ट्रॉपिकल बायोम अपन बोलते हैं ना। ट्रॉपिकल बायोम की लोकेशन क्या है आपका कि भाई आपका कैप्रिकॉर्न और कैंसर लाइन, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है आपका ट्रॉपिकल बायोम के नाम से जाना जाता है। तो वो ट्रॉपिकल बायोम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो उसको यदि अपन अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका बायोम इकोलॉजी कहलाएगा। बायोम के बारे में आपको मैं डिटेल अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, ठीक। और ये क्या है आपका इकोसिस्टम, ये तो मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोसिस्टम। मतलब जो इकोलॉजी है उसको हम एक सिस्टम के रूप में यदि स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, तो इकोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक ऑटो इकोलॉजी, मतलब कोई एक स्पीसीज अपने पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित है उसको अध्ययन कर रहे हैं तो ऑटो इकोलॉजी।
और विभिन्न जातियां अपने पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी की 4 कैटेगरीज। तो ये था हमारे पास इकोलॉजी का एक टाइप्स ऑफ इकोलॉजी या इसका क्लासिफिकेशन। चलिए इसके बाद दूसरा एक टॉपिक यहाँ पर हम और देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है इससे अपने को 20 से 22 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से हमारा जो 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आना ही आना है। ठीक है, लेकिन अब इसका नंबर बढ़ जाएगा। इसका नंबर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई कुछ पार्ट इसमें क्या है आपका फॉरेस्ट्री में भी इंक्लूड है। इसका कुछ पार्ट क्या है आपका फॉरेस्ट्री में भी इंक्लूड है। तो हो सकता है कि फॉरेस्ट्री से ये वाला जो पार्ट है करीब आपका 5-6 क्वेश्चन इधर फॉरेस्ट्री से आ जाएगा आपको। और उसी तरीके से जो आपका एनवायरनमेंट है एक तरफ कनेक्टेड है किससे आपका, एक तरफ कनेक्टेड है किससे आपका, ये एग्रीकल्चर से भी ये कनेक्टेड है। मतलब एग्रीकल्चर में भी आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है इकोलॉजी, फिर सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें। मतलब इधर से भी जब अपन देखते हैं तो यदि यहाँ से भी अपने को ये 3-4 क्वेश्चन यदि करीब करीब आ जाता है तो मैं जो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें कम से कम आपको ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, ये पूरी उम्मीद है मेरे तरफ से। और ये मान के चलिए कि ये जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री वगैरह पढ़ा रहा हूँ इसमें काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो अभी तक का मतलब ये होता आया है कि जो पहला एग्जाम हुआ, पहले एग्जाम में 30 क्वेश्चन आए थे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। जो पुराने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे जब आप यदि पूछेंगे कभी तो आपको बताएंगे कि 30 में से लगभग 26 से 27 क्वेश्चन वही थे जो मैंने नोट्स में लिखाया था। सेकंड एग्जाम में भी लगभग वही कंडीशन थी, 25-26 क्वेश्चन थे अपने। ठीक है, और अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि मान के चलिए कि आपको लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जैसा आपके नोट्स में मैं लिखाया रहूँगा वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। मतलब ये मेरा एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, ध्यान रखना कि भाई जैसे अपन खेलते हैं ना कि भाई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं तो भले 11 खिलाड़ी रहते हैं लेकिन हमको भरोसा 1 या 2 खिलाड़ी पर ही रहता है यार, मतलब ये तो 50 मारेगा। तो सेम उसी तरीके से आप भी समझ जाइए कि टॉपिक जितने भी हैं तो मेरा जो सबसे दमदार टॉपिक है जिसमें मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट रहता हूँ वो टॉपिक है आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट। कि मतलब कैसी भी परिस्थिति हो जाए जो मैंने पढ़ाया है या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यदि इन सब चीज़ों को पालन करते हैं तो आराम से उनका 28-30 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ मैं, मतलब इसमें टाइम मेरे को नहीं लगेगा। इसमें टाइम का 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो मतलब वास्तव मेरे को इसके लिए 30 से 35 घंटा पढ़ाना है। इस 30 क्वेश्चन को कवर करने के लिए मेरे को 30 से 35 घंटा पढ़ाना है, 30 to 35 आवर्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 30 से 35 घंटा किस में काउंट कर रहा हूँ मैं, मेरा लेक्चर प्लस आपका लिखना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप इसमें केवल लेक्चर को सुनिए, लिखना नहीं। मैं आपको इसकी PDF बना करके प्रोवाइड करूँगा, या फिर जो लोग बिलासपुर में लोकल रह रहे हैं तो वो इसका प्रिंट आउट मेरे जो भी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा वहाँ से आप आकर के प्राप्त कर सकते हैं। या रायपुर में जो लोग रह रहे हैं रायपुर में भी कोई एक स्पेसिफिक एरिया में डिसाइड कर दूंगा कि वहाँ से जा करके आप इसका अपना प्रिंट आउट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन नहीं हो पा रही मान लिया जाए तो उस स्थिति में आपको PDF में इसका उपलब्ध कराऊंगा। मतलब इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ध्यान रखना आपको अलग से नोट्स बना करके अपना टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर को बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपको लिखित जो नोट्स है वो किसी भी प्रकार से मैं आप तक का पहुंचा दूंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल आपको ध्यान से समझना है इसको। चलिए, तो ये था हमारा, मतलब ये मान के चलना यही हमारा सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। तो ये तो था हमारी स्टोरी यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपका कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, ये कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। ये हुआ आपका कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के घटक, मतलब इकोलॉजी के घटक। भाई ये जो इकोलॉजी है ये किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी है इसको अपन क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाता है क्या आपका यहाँ पर ये बायोटिक कंपोनेंट,
बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया आपका ये जैविक कारक। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर ये एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या हो जाता है आपका ये एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब ये क्या हो गया आपका अजैविक कारक, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको हम दो पार्ट में फिर डिवाइड कर लेते हैं। ये टू पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया। बायोटिक में आपको एक तो मिलेगा क्या यहाँ पर ये उत्पादक, क्या मिलेगा आपको ये उत्पादक मिलेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर। उत्पादक को अपन क्या बोलते हैं ये प्रोड्यूसर। ये पिछली क्लास में संभवतः मैंने क्लियर कर दिया था, ये हो गया उत्पादक या प्रोड्यूसर। और दूसरा क्या होता है आपका उपभोक्ता। दूसरा इसमें कौन है आपका ये उपभोक्ता है ये, ठीक है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या हो गया आपका ये कंज्यूमर। ये पिछली क्लास में पूरा हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, ये हो गया आपका कंज्यूमर उपभोक्ता। अभी जो उत्पादक है या जो प्रोड्यूसर है इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या इंक्लूड है आपका ऑल ग्रीन प्लांट विच कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब ऐसे हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित है उसकी सहायता से जो भोजन का निर्माण कर सकते हैं वो क्या है आपका प्रोड्यूसर या उत्पादक। ठीक है, तो इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स बहुत अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया है, आगे चल के और पढ़ने को मिलेगा, तो अभी इसको यहीं पर रोक रहा हूँ मैं। ये उपभोक्ता है या कंज्यूमर है, ठीक है उपभोक्ता या क्या हो गया आपका ये कंज्यूमर। ये जो उपभोक्ता या कंज्यूमर है इसको हम क्या करते हैं टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपन पढ़ते हैं क्या यहाँ पर मैक्रो कंज्यूमर, एक अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पर ये मैक्रो कंज्यूमर। ये हो गया आपका मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर बोलने का मतलब क्या हुआ आपका ये दीर्घ उपभोक्ता। और दूसरा अपन लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर ये आपका माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर का मतलब क्या हो जाता है आपका ये सूक्ष्म उपभोक्ता। ठीक है, तो ये हुआ मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर क्या हो गया आपका दीर्घ उपभोक्ता, और दूसरा क्या हो गया माइक्रो कंज्यूमर या सूक्ष्म उपभोक्ता। ये जो माइक्रो कंज्यूमर है इसी को अपन क्या बोलते हैं डीकम्पोजर। इसी को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना यहाँ पर ये डीकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। डीकम्पोजर मतलब क्या हो गया आपका ये अपघटक। डीकम्पोजर क्या हो गया आपका ये अपघटक हो गया। ठीक है, इसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो डीकम्पोजर है अपघटक है इसमें मेनली क्या आता है सम बैक्टीरिया। इसमें क्या आता है आपका ये सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई, फंगस। ठीक है, मतलब फंगस मतलब फंगाई क्या हो गया कवक, और ये बैक्टीरिया क्या हो गया जीवाणु। ध्यान रखना ऑल बैक्टीरिया नहीं, ऑल फंगस नहीं, मतलब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपका परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। इसलिए ध्यान रखना सम बैक्टीरिया एक्ट एज ए डीकम्पोजर, सम फंगस एक्ट एज ए डीकम्पोजर। मतलब एक जो लिविंग बॉडी है जब उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसके शरीर का जैविक अपघटन होता है, डीकम्पोजिशन होता है। तो जो कंपोजिशन करेगा वो क्या कहलाएगा डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर को ही अपन क्या बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुई स्टोरी हमारी क्लियर। अब ये बचा मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर तो हम कल ही पढ़े हैं। ठीक है, मैक्रो कंज्यूमर इसमें क्या होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद क्या होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या होता है टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है शाकाहारी हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है आपका कॉर्निवोर्स मांसाहारी, और टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है आपका ओमनीवोर्स या सर्वाहारी। ये हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा ऑलवेज हर्बीवोर्स, ये क्या हो गया आपका कार्निवोर्स, और ये क्या होता है आपका ओमनीवोर्स या सर्वाहारी होता है। तो ये था हमारा पूरा जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोलॉजी का, बायोटिक कंपोनेंट हमारा कंप्लीट होता है। अब ये बचा हमारा एबायोटिक का बच जाता है। तो एबायोटिक में अपन देखते हैं क्या है। देखिए ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें आपका आता है क्या चीज़ ये वाटर। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या मिलेगा आपका वाटर जल। दूसरा क्या मिलेगा आपका ये सॉइल, सॉइल क्या हो गया आपका ये मृदा मिट्टी। थर्ड इसमें क्या आ जाता है आपका ये लाइट, लाइट हो गया क्या आपका ये प्रकाश। ठीक है, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं। इस एबायोटिक फैक्टर में ही आपको और मिलेगा क्या यहाँ पर ये टेम्परेचर, और क्या मिलेगा आपका ये टेम्परेचर जो तापमान है। तापमान को भी अपन किस में काउंट करते हैं एबायोटिक फैक्टर में काउंट किया जाता है। इसके अलावा आपको मिलेगा ये माउंटेन स्लोप, और क्या होता है आपका ये माउंटेन स्लोप पर्वतीय ढलान,
अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो पर्वतीय ढलान होती है ये भी प्रभावित करती है कि वहाँ का फ्लोरा और फाना कैसा होगा, प्लांट और जो वहाँ के एनिमल वगैरह हैं वो कैसे होंगे, ये डिसाइड होता है माउंटेन स्लोप के द्वारा या फिर आपका डायरेक्शन ऑफ विंड। और क्या मिलेगा आपको इसमें, ये डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, जो पवन की दिशा है ये भी प्रभावित करती है कि वहाँ की वेजिटेशन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ विंड ये सब ध्यान रखेंगी, एबायोटिक फैक्टर हैं। और इसी में एबायोटिक फैक्टर में एक आता है क्या आपका ये एल्टीट्यूड, और क्या आता है इसमें आपका ये ध्यान रखना है एल्टीट्यूड, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं ये उच्चावच। उच्चावच हुई आपका हाइट फ्रॉम सी लेवल, समुद्र सतह से ऊंचाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका एबायोटिक फैक्टर है, मतलब ये हमारे को मतलब ये हैं एबायोटिक हैं लेकिन पूरी हमारी इकोलॉजी को ये प्रभावित करते हैं। अब कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो हमारी इकोलॉजी है, हमारी इकोलॉजी हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी पूरी पृथ्वी क्या है, एक ओपन इकोसिस्टम है। आए समझ में, मतलब पूरी एक इकोलॉजी चल रही है पृथ्वी में। तो ये इकोलॉजी किसके द्वारा बैलेंस है यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो ये बैलेंस है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा। मतलब यदि इसमें से कोई भी नहीं रहेगा या कहीं पर अब्सेंट हो गया किसी कारण से, एक्सटिंक्ट हो गया, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई इंटरव्यू में जैसे अभी कुछ साल पहले मतलब क्वेश्चन किए थे कि भाई हाँ भाई बताइए कि अभी जो आपका एलिफेंट है, एलिफेंट ने 4 आदमियों को पैर से कुचल के मार दिया। टाइगर है, टाइगर ने आपका 2 लोगों को हमला करके मार दिया। उसके बाद भी गवर्नमेंट बोल रही है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाओ, टाइगर प्रोजेक्ट चलाओ, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि ठीक है मतलब ये गतिविधियाँ हुई, उनके द्वारा हानि पहुंचाया गया मानव को, लेकिन इनको फिर भी हमको संरक्षण देना है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट है या टाइगर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंस रखता है, एक महत्व रखता है। हम यदि ये सोचें कि सारे के सारे एलिफेंट को हम मार करके ख़त्म कर दें तो मान के चलिए कि हमारी जो इकोलॉजी है या जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है वो उसके कारण से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक स्टोरी पहले मैंने पढ़ा था, रैबिट प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट प्रॉब्लम, ये इंग्लिश की स्टोरी 8th-9th क्लास में कभी पढ़ा था मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि किसी कारणवश जो कार्निवोर्स थे या जो मांसाहारी जंतु थे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ होने के कारण क्या हो गया कि जो रैबिट की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रैबिट की पॉपुलेशन को वो कार्निवोर्स क्या है कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन कार्निवोर्स की जब डेथ हुई तो रैबिट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो रैबिट लोगों के खेत खलिहान में घुसना शुरू कर दिए, घरों में घुसना शुरू कर दिए, बाड़ी वगैरह जो लगा कर रखते हैं साग सब्जी वगैरह उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो उस स्टोरी को अपन पढ़ते हैं रैबिट प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो वो अपने इकोलॉजी या इकोसिस्टम को बैलेंस करने में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। मतलब जितने भी एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, छिपकली है, सांप है, ये सब इकोलॉजी के कंपोनेंट हैं। ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपका मिट्टी है, वाटर है, ठीक है। भाई क्यों बोला जा रहा है सेव वाटर, जल को बचाओ, बहने दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मिट्टी, मृदा का कटाव हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, सॉइल इरोजन, क्या लेना देना है अपने को। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ आर इकोलॉजी। और इनमें से यदि कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की कमी या अधिकता हो रही है, तो मान के चलिए कि हमारा जो इकोसिस्टम है या जो इकोलॉजी वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये सारे कंपोनेंट को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे और देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक इसमें आता है। नेक्स्ट उसके लिए आपको हेडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। एक टॉपिक जो अगला पढ़ाऊँगा वो टॉपिक क्या होगा आपका ध्यान रखेंगे, ये प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।